नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। कोरोना संकट तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही महाराष्ट्र में सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। शिवसेना और एनसीपी के बीच गतिरोध की खबरों के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि तीनों दल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ मुलाकात के बाद बढ़ी सियासी हलचल पर पवार ने कहा कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के साथ मुलाकात पर एक शिष्टाचार भेंट थी और पवार ने कहा कि वो कांग्रेस और शिवसेना के साथ अपने गठबंधन को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों नेताओं ने मौजूदा हाल को समझा और एनसीपी कांग्रेस के कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। न्याय योजना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की सोच है कि अगर हम गरीबों को नगद राशि देते हैं तो ये हमारी क्रेडिट रेटिंग पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत को गंभीर बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। मेक इन इंडिया जैसी सरकार की पहल का कोई असर दिख नहीं रहा। एमएसएमई और गरीबों को नकदी की जरूरत है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश को मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपनी फरवरी की चेतावनी को दोहरा रहे हैं कि अभी भी खतरनाक स्थिति है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 6,535 नए मामले आए हैं और इन मामलों के साथ अब देश में कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा बढ़कर 1,45,380 हो गया है। हालांकि 60,439 केस ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से देश भर में अब तक कुल 4,167 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान ही देश भर में कोरोना वायरस की वजह से 146 लोगों की जान गई। सबसे खराब हालात देश के 4 राज्यों में हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इन चारों राज्यों में कुल 98,262 कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं, जो देश के कुल मामलों का लगभग 68% है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान बैंकों ने लोन की ईएमआई में छूट तो दी, लेकिन ग्राहक इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि इस दौरान मूलधन भले ही नहीं देना हो, लेकिन ब्याज बैंक नहीं छोड़ रहे हैं। इसके खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान बैंकों ने किश्त अदायगी में छूट तो दी है, जो कि बाद में अदा करनी पड़ेगी, लेकिन ईएमआई को बाद में अदा करने की छूट देने के नाम पर बैंक इस दौरान चक्रवृद्धि ब्याज वसूल रहे हैं, जिससे ग्राहक पर और आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसलिए लॉकडाउन के दौरान जब कामकाज बंद पड़ा है तो इस अवधि में लोन पर बैंक अपना ब्याज न वसूले। दो महीने बाद भारत में हवाई सेवाएं शुरू होने पर WHO ने खुशी जाहिर की है, लेकिन भारत को सलाह भी दी है कि विमान में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए बीच की सीट समय में आया है जब भारत में विमान की बीच वाली सीट पर बुकिंग को लेकर विवाद देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें एयर इंडिया को बीच वाली सीट के लिए बुकिंग न करने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही टिकट बुक होने पर 10 दिनों तक के लिए एयर इंडिया को राहत दी थी। कल से देश में घरेलू उड़ानों की शुरुआत हुई। पहले दिन मची अफरा तफरी के बीच 630 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। राज्यों की पाबंदी और एयरलाइंस की ऑपरेशन की दिक्कतों की वजह से ये उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दिल्ली की 80 उड़ानें, मुंबई की 20 उड़ानें कैंसिल हुई। अधिकारियों का कहना है कि कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश ने फ्लाइट शुरू करने से इनकार कर दिया था और बाकी रही सही कसर एयरलाइंस के खुद की दिक्कतों ने पूरी कर दी। आंध्र प्रदेश ने आज से हवाई सेवाएं शुरू कर दी हैं, जबकि पश्चिम बंगाल 28 मई से शुरुआत करेगा। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसे देखते हुए आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग की स्पीड बढ़ा दी है। आईसीएमआर के मुताबिक अभी टेस्टिंग क्षमता 1,40,000 प्रतिदिन है। इसे जल्द बढ़ाकर 2 लाख प्रतिदिन किया जाएगा। लॉकडाउन 3.0 यानी कि 3.0 में दी गई छूट के बाद अधिकतर प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर जाने लगे, लेकिन
प्रवासी मजदूरों के बाहर जाने के बाद से कोविड-19 के मामले बढ़ गए हैं। सरकार ने 2009 में फैले स्वाइन फ्लू से सीख लेकर यह फैसला किया है कि कोरोना से लड़ने के लिए टेस्टिंग को और बढ़ाना होगा। फिलहाल देश में 610 लैब्स हैं, जिनमें 432 सरकारी और 178 निजी हैं। प्रवासी मजदूरों के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में जाने के बाद यहाँ कोरोना के मामले ज़्यादा बढ़ गए हैं। मुंबई के केईएम अस्पताल के कोरोना वार्ड में तैनात एक कर्मचारी की मौत के बाद हॉस्पिटल के बाहर स्वास्थ्यकर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ ने हंगामा किया। इसमें कई डॉक्टर भी शामिल हुए। इनका आरोप है कि 4 दिन से बीमार चल रहे स्वास्थ्यकर्मी ने छुट्टी के लिए कई बार अर्जी दी, जो मंजूर नहीं की गई। रविवार रात उसकी मौत हो गई। मौत के बाद कर्मचारी का कोरोना टेस्ट किया गया। उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों की मांग है कि मृतक के परिवार को नौकरी और मुआवजा दिया जाए। दूसरी ओर बीएमसी के आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष में 48 कर्मचारियों में से 22 को कोरोना हो गया है। मुंबई में हर 100 सैंपल टेस्ट करने पर 32 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,667 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एहतियात के तौर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का कोरोना वायरस के इलाज के लिए क्लिनिकल ट्रायल अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। WHO का कहना है कि ये फैसला उस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया जिसमें दावा किया गया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों की मौत की संभावना बढ़ जाती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन के इस्तेमाल कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज में इस्तेमाल किए जाने को लेकर चेताया था। इस अधिकारी ने कहा था कि दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल रोके जाने की ज़रूरत है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आज तबलीगी जमात के मरकज़ में आए 83 विदेशी जमातियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 20 देशों के नागरिक हैं। इस बीच क्राइम ब्रांच ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कांदलवी के 5 करीबियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक ये पांचों मौलाना साद के बेहद करीबी हैं। मरकज़ से जुड़ा कोई भी फैसला हो, मौलाना साद इनको उसमें ज़रूर शामिल करता था। इन सभी के नाम FIR में भी शामिल हैं। इन विदेशी जमातियों में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान समेत दूसरे देशों के नागरिक थे और इनमें से कई फिलहाल जेल में बंद हैं। बात बाजार की। आज के कारोबार में बाजार सीमित दायरे में रहा। सेंसेक्स 63 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 9,000 के पार टिकने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 63 अंक गिरकर 30,609 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 10 अंक गिरकर 9,029 पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 161 अंक चढ़कर 17,440 पर बंद हुआ। छोटे मझोले शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स 168 अंक चढ़कर 12,836 पर बंद हुआ। मेटल ऑटो शेयर में अच्छी खरीदारी रही। सीमेंट शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन IT फार्मा शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी के 50 में से 31 शेयरों में तेजी रही। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयर बढ़त रही। बैंक निफ्टी के 12 में से 9 शेयरों में तेजी रही। सोने में आज गिरावट के साथ कारोबार हुआ। MCX पर सोना 250 रुपये की कमजोरी के साथ 46,700 रुपये तक फिसल गया। चांदी की तेजी भी गायब हो गई। MCX पर चांदी 250 की तेजी के साथ कारोबार करती नजर आई। MCX पर भाव 48,400 से 48,500 के बीच रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया आज मजबूती के साथ बंद हुआ। रुपया आज 29 पैसे मजबूत होकर 75.66 के स्तर पर बंद हुआ। आज रुपया 27 पैसे की मजबूती के साथ 75.68 पर खुला था। शुक्रवार को रुपया अच्छी खासी गिरावट के साथ 75.95 पर बंद हुआ था। शुरुआती कारोबार में रुपया 30 पैसे मजबूत हुआ था। एक्सपर्ट का कहना है कि इक्विटी मार्केट में तेजी की वजह से रुपये को सहारा मिला। टोरेंट फार्मा की चौथी तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। कंपनी के घाटे से मुनाफे में आ गई है। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 314 करोड़ रुपए रहा, जबकि अनुमान 231 करोड़ रुपए का था। कंपनी को पिछली तिमाही में 152 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 1856 करोड़ रुपए से बढ़कर 1946 करोड़ रुपए हो गई है। एबिटा भी 473 करोड़ से बढ़कर 548 करोड़ रुपए का रहा। कल डाबर के चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे। जी बिजनेस का अनुमान है कि कंपनी के रेवेन्यू में 2.5% की तेजी आ सकती है। कंपनी का रेवेन्यू 2128 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2180 हो सकता है। कंपनी के मुनाफे में भी 2% की तेजी आ सकती है। कंपनी का मुनाफा 371 करोड़ रुपए से बढ़कर 377 करोड़ रुपए हो सकता है।
टैक्स में कभी से कंपनी के मुनाफे को सहारा मिल सकता है। घरेलू वॉल्यूम 5% से कम रहने की आशंका है। हेल्थ सप्लीमेंट और ओटीसी कारोबार से सहारा मिलने की उम्मीद है। एसेंशियल उत्पादन की बिक्री से आय को सहारा मिल सकता है और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण कारोबार में दबाव देखने को मिल सकता है। सेबी ने डिलीवरी सेंटर के लिए एक समान पैमाना तय करने का निर्देश दिया है। सेबी ने आदेश दिया है कि डिलीवरी सेंटर पर तय करते समय कुछ पैमानों का ख्याल रखा जाए। 1 अगस्त से डिलीवरी सेंटर का जो चुनाव है उस पर सेबी का नया नियम लागू होगा। सेबी पैमाने के मुताबिक सेंटर का चुनाव करते समय देखना होगा कि कमोडिटी की अच्छी डिमांड और अच्छी सप्लाई हो। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जैसे कि सरकार से अप्रूव वेयर हाउस होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स से फीडबैक के बाद डिलीवरी सेंटर का चयन होगा। मौजूदा डिलीवरी सेंटर्स के बारे में 3 महीने में रिव्यू जारी होगा। रिव्यू पूरा होने के 1 महीने में सेबी को रिपोर्ट देनी होगी। आईटीसी ने कोलकाता की मसाला कंपनी सनराइज फूड्स का अधिग्रहण कर लिया है। सनराइज फूड 70 साल पुराना ब्रांड है जो मसालों में पूर्वी भारत का मार्केट लीडर है। आईटीसी के शेयरों में आज करीब 5% तक की तेजी दिखाई दी। आईटीसी ने कहा कि इस डील से उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ेगा और कंपनी को अपने चाट मसाला कारोबार में विस्तार में मदद मिलेगी। आईटीसी लिमिटेड ने इस अधिग्रहण की राशि का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि आईटीसी इस डील में 1800 से 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। कोरोना संकट के बीच ऑनलाइन कैब बुकिंग सेवाएं देने वाली उबर ने 600 लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। उबर मैनेजमेंट का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से कारोबार पर असर पड़ा है, इसलिए ये फैसला लेना पड़ा है। अमेरिकी कंपनी उबर ने दुनिया भर में 3700 कर्मचारियों की छंटनी की बात कही थी। भारत में जो कर्मचारियों की छंटनी की गई ये उसी का एक हिस्सा है। इससे पहले ओला ने भी छंटनी का ऐलान किया था। टीवीएस मोटर ने 6 महीने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन में 20% तक की कटौती की है। कंपनी ने इस साल मई से अक्टूबर तक शुरुआती स्तर के कर्मचारियों को छोड़कर कार्यकारी स्तर पर वेतन कटौती का फैसला किया है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के टर्म प्लान पॉलिसी के प्रीमियम में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। ज़्यादातर कंपनियों ने टर्म प्लान के प्रीमियम में 20% तक की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा कुछ कंपनियां जून के महीने से प्रीमियम बढ़ाएंगी। पिछले 6 से 12 महीने में डेथ क्लेम में जोरदार बढ़ोतरी हुई है और क्लेम पैटर्न में बदलाव के बाद री इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम बढ़ाया है, जिसका बोझ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर पड़ा है और कंपनियों का प्रीमियम बढ़ा हुआ है। हालांकि इससे पुरानी पॉलिसी और रिन्यूअल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नई टर्म पॉलिसी लेने वाले ग्राहकों को ही ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। उद्योग संगठन क्रेडाई ने रियल एस्टेट सेक्टर के रिवाइवल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है और कई सुझाव भी दिए हैं। क्रेडाई ने 31 दिसंबर तक खातों का वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग का सुझाव दिया है। साथ ही अतिरिक्त संस्थागत फंडिंग को लेकर भी सुझाव दिए हैं। नए होम लोन पर 5% तक की अधिकतम ब्याज दर और अगले 5 साल के लिए ईएमआई के ब्याज पर सब्सिडी देने को कहा है। रॉ मटेरियल की सप्लाई और प्राइसिंग पर सांठगांठ को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की गई है। साथ ही नॉर्मल हाउसिंग पर 8% जीएसटी और अफोर्डेबल हाउसिंग पर 5% जीएसटी वसूलने की अपील भी की है। मोदी सरकार केंद्र में अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। पार्टी की तरफ से इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना वायरस से पैदा हुए संकट की इस घड़ी में जश्न फीका न पड़े, इसका इंतजाम किया गया है। पार्टी गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 750 वर्चुअल रैली और 1000 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक लिखित पत्र जिसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, विश्व कल्याण के लिए भारत की भूमिका और कोविड-19 के फैलने के बचाव के लिए सावधानी और स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतों के संकल्प के आह्वान को देश भर में 10 करोड़ घरों तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। कोरोना संकट के बीच विकास का काम भी तेजी से चल रहा है। टिहरी के चंबा शहर के ठीक नीचे बन रही 4 धाम ऑल वेदर रोड की खुदाई तय वक्त से पहले पूरी कर दी गई। ये सुरंग जो है 440 मीटर लंबी है। हालांकि अभी इस सुरंग को पूरा होने में वक्त लगेगा। ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी की ड्रीम परियोजना है। पहले चरण में सुरंग की खुदाई पूरी हो चुकी है। इस सुरंग में अभी 50% काम होना बाकी है। जब ये सुरंग बन जाएगी तो सुरंग से भारी गाड़ियों की आवाजाही शुरू होगी, जिससे चंबा के लोगों को शहर जाने से छुटकारा मिल सकेगा और बाहरी बाहर जा सकते हैं।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने दिल्ली नोएडा सीमा को सील किया है। शहर की सीमा में सिर्फ जिला प्रशासन से जारी पास वाली गाड़ियों को ही एंट्री दी गई है। बिना पास वालों को बॉर्डर से ही लौटाया गया। इससे डीएनडी टोल पर चिलचिलाती धूप में सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रही। सुबह 8 बजे से गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। ऑफिस जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। 1 मिनट की दूरी को तय करने में 45 से 50 मिनट का वक्त लग गया। हालात बेकाबू होते देख जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स और आरएफ को डीएनडी पर तैनात किया। जाम को देखते हुए डीएनडी पर 3 लाइनें खोली गई। दिल्ली की ओर से आ रहे लोगों को ई पास देखकर ही नोएडा में आने दिया गया। जिनके पास ई पास नहीं थे उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली के जामिया में दंगा भड़काने के केस में आज शर्जील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। कोर्ट ने याचिका पर न केवल दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश और असम सरकार को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। हालांकि कोई तारीख नहीं तय है। शर्जील पर पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के जामिया में दंगा भड़काने और देश विरोधी भाषण देने का आरोप है। याचिका में उसने अपने खिलाफ कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़कर और एक ही जांच एजेंसी से जांच करने की अपील की है। लंबे इंतजार के बाद बिहार बोर्ड ने कक्षा 10वीं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस साल हिमांशु राज ने बिहार बोर्ड में 10वीं की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। उन्हें 96.20 यानी कि 500 में से 481 नंबर मिले। दूसरे नंबर पर दुर्गेश कुमार, उन्हें 96% अंक मिले। तीसरे नंबर पर शुभम कुमार, राजवीर और जूली कुमारी हैं। तीनों ने 95.6% अंक हासिल किए। इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षा में कुल 80.59% छात्र पास हुए यानी कि 81%, जबकि पिछले साल करीब 81% छात्र पास हुए थे। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज के मेकर्स ने फिल्म का सेट तोड़ने का फैसला किया है। मुंबई के दहिसर में बनाया गया ये सेट एक महल का स्ट्रक्चर है जिसमें 12वीं शताब्दी का आर्किटेक्चर डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। खबर है कि यशराज फिल्म्स अब इंडोर सेट बनाने के बारे में सोच रही है। इससे पहले अजय देवगन की फिल्म मैदान का सेट तोड़ा जा चुका है। एक्टर जॉन अब्राहम ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म अयप्पन कोशियम का हिंदी रीमेक बनाने जा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए रीमेक राइट्स ले लिए हैं। जॉन ने सोशल मीडिया पर फिल्म के हिंदी रीमेक की घोषणा की है। पृथ्वीराज सुकुमारन और बीजू मेनन स्टारर इस फिल्म को जॉन अब्राहम के बैनर JA एंटरटेनमेंट तले बनाया जाएगा। ये फिल्म एक हवलदार और सब इंस्पेक्टर के बीच टकराव की कहानी है। देश की गरीब जनता और प्रवासी मजदूरों को घर भेजने को लेकर मैदान पर डटे सोनू सूद को देखकर अजय देवगन ने ट्वीट कर उनका हौसला बढ़ाया है। फैंस सोनू के लिए अजय की हौसला अफजाई से काफ़ी खुश हैं। अजय देवगन ने सोनू की तारीफ करते हुए लिखा, प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर भेजने को लेकर जो संवेदनशील काम आप कर रहे हैं वो उदाहरण है। आपको और हिम्मत मिले सोनू। प्रियंका के माता पिता आर्मी में फिजिशियन थे। प्रियंका ने यह तस्वीर मेमोरियल डे के मौके पर शेयर की जो अमेरिका में शहीद जवानों की याद में मनाया जाता है। प्रियंका ने इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, मेरे माता पिता ने भारतीय सेना में काम किया है और शायद यही कारण है कि मैं दुनिया भर में मौजूद सभी मिलिट्री फैमिलीज से खुद को जोड़ पाती हूँ। फैंस को प्रियंका द्वारा शेयर की गई ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो काफ़ी पसंद आई और इसे तकरीबन 1.3 मिलियन से ज़्यादा लाइक मिले। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ जैव सुरक्षित वातावरण में क्रिकेट खेले जाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने इससे वास्तविकता से अलग करार दिया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB सबसे पहले इस तरह का विचार सामने लेकर आया था। ECB कोविड-19 महामारी के बावजूद अपना क्रिकेट सत्र शुरू करना चाहता है। द्रविड़ ने कहा कि ECB जिन चीज़ों की बात कर रहा है वो थोड़ा वास्तविकता से परे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह का कार्यक्रम है, जिस तरह से यात्राएं करनी पड़ती हैं और जिस तरह से इसमें कई लोग शामिल होते हैं, उन्हें देखते हुए हर किसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा। ऐसा में अगर टेस्ट मैच के दूसरे दिन कोई खिलाड़ी संक्रमित पाया गया तो फिर क्या होगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आजकल इंस्टा पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी 25वीं सालगिरह के मौके पर पत्नी अंजलि के लिए मैंगो कुल्फी बनाई थी और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला था जो देखते ही देखते वायरल हो गया। सचिन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कुल्फी बनाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने इस पोस्ट में कहा कि शादी की सालगिरह पर एक सरप्राइज, शादी की 25वीं सालगिरह के घर में पूरे परिवार के लिए आम कुल्फी बनाई है।
वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो को लगता है कि रोहित शर्मा T20 में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज होंगे। वनडे क्रिकेट में 6 बल्लेबाज दोहरा शतक लगा चुके हैं, लेकिन T20 में अभी तक ऐसा कोई नहीं कर पाया है। रोहित अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ओडीआई में उनके नाम 3 दोहरे शतक हैं। वो इस फॉर्मेट में 1 से ज़्यादा दोहरे शतक लगाने वाले इकलौता बल्लेबाज हैं। रोहित के नाम T20 क्रिकेट में 6 शतक हैं। भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच हमेशा से टशन देखने को मिली है। पाकिस्तान के बल्लेबाज शान मसूद जसप्रीत बुमराह के लिए चुनौती पेश करना चाहते हैं। एक लाइव चैट में जब उनसे पूछा गया कि वो कौन सा मुश्किल बॉलर है जिसे वो खेलना चाहेंगे, इसके जवाब में उन्होंने जसप्रीत बुमराह का नाम लिया। उन्होंने कहा कि बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें वो चुनौती देना चाहेंगे। मसूद ने कहा कि मैंने अभी तक भारत के जसप्रीत बुमराह को नहीं खेला है, मैं उन्हें चुनौती देना चाहूँगा। अब तक जिन्हें खेला है उनमें डेल स्टैन, पैट कमिंस और कासिगा रबाडा वो तेज़ गेंदबाज हैं जिन्हें वो खेलना उनको मुश्किल लगा। पूर्व क्रिकेटर्स आकाश चोपड़ा, इरफान पठान और मोंटी पनेसर का मानना है कि क्रिकेट की बहाली को लेकर आईसीसी को कुछ दिशा निर्देश प्रैक्टिकल नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकी समीक्षा की ज़रूरत है। पिछले हफ्ते आईसीसी ने क्रिकेट की बहाली के बारे में कई दिशा निर्देश के सुझाव रखे थे, जिनमें मैच के पहले 14 दिन के आइसोलेशन प्रैक्टिस कैंप का प्रावधान है। इसमें गेंद को छूने पर लगातार हाथ की सफाई, अभ्यास के दौरान बाथरूम जाने का कोई ब्रेक नहीं, चेंजिंग रूम में कम से कम समय बिताना, गेंद पर लार के इस्तेमाल पर रोक और साथी खिलाड़ी या अंपायरों से अपना सामान जैसे कैप, सनग्लास या तौलिया साझा नहीं करना शामिल है। पठान ने कहा कि व्यक्तिगत खेल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी जा सकती है, लेकिन टीम खेल में ये काफ़ी कठिन है। तो ये था आज का बुलेटिन। इजाज़त दें, नमस्कार।